हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। इसमें हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद भी संयोग की बात ही है, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद भी अ चाइल्ड ऑफ चांस माना जाता है। इस पद की उत्पत्ति प्रथाओं द्वारा ही हुई है। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया था, तो 1721 में रॉबर्ट वालपोल को अध्यक्षता करने का अवसर मिला। इस प्रकार रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री बना, पर अधिकांश लोग उसे प्रथम मंत्री ही कहते थे, फर्स्ट मिनिस्टर ही कहते थे। इस पद का सर्वप्रथम उल्लेख 1878 में हुआ, जब बर्लिन की संधि में लॉर्ड बीकंसफील्ड को राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड तथा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ मैजेस्टीज ट्रेजरी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कहकर संकेत किया गया, ताकि विदेशी लोग हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति को समझ सकें। 1906 में उसका स्थान निर्धारित करते हुए उसे यॉर्क के आर्च बिशप के बाद राज्य का चौथे नंबर का प्रजाजन माना जाने लगा। 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम यानी द मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 में प्रथम बार प्रधानमंत्री को कानूनी मान्यता दी गई और कहा गया, उस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री और राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड होगा 10,000 पाउंड वेतन मिलेगा। प्रधानमंत्री के पास कानून द्वारा प्राप्त वास्तविक शक्ति बिल्कुल नहीं है। उसकी तमाम शक्तियां और अधिकार संवैधानिक अभिसमयों से ही प्राप्त हुए हैं और वे समस्त अधिकार उन्हीं अभिसमयों से मर्यादित भी हैं। अभिसमयों का अर्थ होता है प्रथाएं, परंपराएं, ठीक है। इसीलिए ग्लैडस्टोन ने कहा, इतने बड़े पदार्थ की इतनी छोटी छाया इतने बड़े संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती। अधिकारों और विशेषाधिकारों के औपचारिक दिखावे के बिना इतना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। किंतु यदि संसद में किसी दल का वास्तविक बहुमत न हो या बहुमत दल का कोई स्पष्ट नेता न हो, तो सम्राट स्वेच्छा से कार्य कर सकता है। 1916 और 1931 में जब संयुक्त सरकारें बनी, तो दोनों ही अवसरों पर सम्राट के विचार विमर्श के बावजूद एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जो या तो उस दल का नेता नहीं था या कम से कम उस समय दल का नेता नहीं था। 1916 में तो परंपराओं का पालन किया गया था। एस्क्विथ के त्यागपत्र के पश्चात सम्राट ने बोनर लागो, जो कि सभा में दूसरे बड़े दल का नेता था, आमंत्रित किया और लॉर्ड जॉर्ज को प्रधानमंत्रित्व उसी समय दिया जब बोनाला ने अस्वीकृत कर दिया। 1931 की मैकडॉनल्ड की बहाली सम्राट की निजी इच्छा का फल मालूम पड़ता है। वो अपने दल के प्रतिनिधि होने के अर्थ में प्रधानमंत्री नहीं था। उसके लिए बहुमत सम्राट ने दूसरे दलों के नेताओं से जोरदार अपील करके प्राप्त किया था। यह एक प्रकार की प्रासाद क्रांति मालूम पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या था कि सम्राट की इच्छा का इसमें अत्यंत महत्व हुआ था। 1957 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ईडन ने त्यागपत्र दिया, तो अनुदान दल में नेता पद के लिए दो व्यक्ति थे, एक तो बटलर और एक मैकमिलन। रानी ने मैकमिलन को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया,
इसी प्रकार 1963 में मैकमिलन के त्यागपत्र के बाद अनुदार दल में अनेक प्रत्याशी थे। बटलर इनमें प्रमुख थे, लेकिन रानी ने अप्रत्याशित रूप से लॉर्ड ह्यूम को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इस नियुक्ति पर तीव्र विवाद हुआ और उस समय अनुदार दल द्वारा भी इस परंपरा को अपना लिया गया कि महानिर्वाचन के बाद और उसके बाद जब कभी दलीय नेता का पद रिक्त हो, तब लोक सदन के दलित सदस्यों द्वारा अपना नेता चुनने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में दल के सुदृढ़ संगठन के फलस्वरूप निश्चित और निस्संदेह रूप में कोई व्यक्ति नेता चुन लिया जाता है और सम्राट को उसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लॉर्ड सभा का सदस्य अब प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। वैसे तो सर रॉबर्ट वालपोल के समय से ही ये एक सुनिश्चित नियम सा बन गया था कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा या लॉर्ड सभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य रहे, लेकिन 20वीं सदी में यह निश्चित सा हो गया कि प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही जरूर होना चाहिए। लॉर्ड सभा का सदस्य यानी पीयर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। 1902 में लॉर्ड सैलिसबरी के त्यागपत्र देने के बाद कोई भी पीयर प्रधानमंत्री नहीं बना है। 1923 में बोनर लॉ के त्यागपत्र देने के बाद सम्राट के समक्ष प्रश्न उठा कि लॉर्ड कर्जन जो एक पीयर था और स्टैनली बाल्डविन जो कॉमन सभा का सदस्य था, दोनों में से किसे प्रधानमंत्री चुना जाए। अंत में बाल्डविन को ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, जो कि कॉमन सभा का सदस्य था। तो 1963 में मैकमिलन द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात जब मैकमिलन के परामर्श पर सम्राट द्वारा लॉर्ड सभा के सदस्य सर एलेक डगलस होम को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रहण करने के पूर्व लॉर्ड सभा से त्यागपत्र दे दिया था और पद ग्रहण करने के बाद वे लोक सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। यानी कि धीरे धीरे ये परंपरा बन गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोक सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कुछ व्यक्तिगत गुण भी होते हैं। यंगर पिट के अनुसार पहला है वक्तृत्व शक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा परिश्रम और अंत में धैर्य। लास्की के अनुसार विवेक, कौशल, मनुष्यों पर शासन करने की शक्ति, विश्वसनीय व्यक्तियों की पहचान, प्रभावशाली वक्तव्य देने की क्षमता, ऐसा शिक्षात्मक निर्णय कि वह बल तथा लोकमत से आगे तो हो, लेकिन इतना न हो कि उसका सुगमतापूर्वक पालन न हो सके। एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो आगे तो बढ़ाए पर साथ ही आकस्मिकता के प्रदर्शन में सजग हो। व्यक्तियों या कार्यों के बारे में तत्कालीन निर्णय के साथ मर्यादित व्यग्रता, ये सब गुण ऐसे हैं जिनके बिना किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं चल सकता। इसी तरह डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार उनके व्यक्तित्व एवं सम्मान का जनमत को प्रभावित करने में विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनमें सिने अभिनेताओं के समान जनता के मन को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष कौतुक होना चाहिए और उसे अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जैसे पाइपों वाले बाल्डविन और सिगारों वाले चर्चिल। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कुछ व्यक्तिगत गुण भी इन लोगों ने बताए हैं कि जैसे उसमें अच्छी वक्तृत्व शक्ति हो, या उसमें ज्ञान हो, या परिश्रम हो, या प्रभावशाली वक्तव्य देने की क्षमता हो, या जनमत को प्रभावित करने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य को ही अब प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी संयोगवश ही उसकी उत्पत्ति हुई है और उसकी उत्पत्ति होने के कारण ही ब्रिटेन का जो सम्राट है उसने कैबिनेट की अध्यक्षता करनी बंद कर दी और अधिकतर सारी शक्तियाँ, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में ही आ गई हैं।